नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। विकास दुबे के प्लान बी को लेकर न्यूज 18 ने एक बड़ा खुलासा किया है। विकास दुबे के प्लान बी में सारी तैयारियां थी, जिम्मेदारी गुड्डन त्रिवेदी के कंधों पर थी। दरअसल अगर उज्जैन में विकास दुबे का सरेंडर करने का प्लान फेल हो जाता तो विकास दुबे के लिए गुड्डन ने मुंबई से सटे ठाणे में छिपने के लिए एक ठिकाना बनाया था। गुड्डन ने विकास के लिए मुंबई में सारे इंतजाम भी कर लिए थे, लेकिन प्लान पूरा होने से पहले ही मुंबई एटीएस ने गुड्डन को पकड़ लिया। आपको बता दें कि गुड्डन विकास दुबे का करीबी है और गुड्डन ने ही 2-3 जुलाई की रात विकास को असलहे उपलब्ध करवाए थे। गुड्डन के दिए असलहों से ही पुलिस पर गोलियां चलाई गई थीं और वारदात के बाद गुड्डन ने ही विकास को कानपुर से निकलने में मदद भी की थी। बड़ा खुलासा न्यूज 18 पर। विकास दुबे का प्लान बी क्या था वो हम आपको बता रहे हैं। गुड्डन त्रिवेदी जो कि विकास का बेहद करीबी है, वो मुंबई में जाकर छिपा था और उसने विकास दुबे के लिए प्लान बी तैयार कर रखा था कि अगर उज्जैन में सरेंडर नहीं हो पाता है तो उसे मुंबई बुलाया जाएगा और मुंबई से सटे ठाणे में उसने सारे इंतजामात कर रखे थे। वहीं पर सरेंडर करवाने की उसकी तरफ से योजना थी, लेकिन उससे पहले विकास दुबे को उज्जैन से पकड़ा गया और गुड्डन त्रिवेदी को मुंबई एटीएस ने धर दबोचा। अंबेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। हंसवर थाना क्षेत्र के सिमरा नसीरपुर के पास ये मुठभेड़ हुई है। इन बदमाशों के पास से एक देसी तमंचा, एक पिस्टल और एक बाइक बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक ये बदमाश 2 दिन पहले हकीम की हत्या में भी शामिल थे। और चलिए आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में आप दोनों आरोपियों को देख पाएंगे। मर्डर के बाद वो भागते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं दूसरी तस्वीर एनकाउंटर की है। 2 दिन पहले की तस्वीर है जब वो हत्या की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे थे और उसके बाद से ही पुलिस उनकी धरपकड़ का प्रयास कर रही थी। दूसरी तस्वीर में आप देखिए जब पुलिस से उनका आमना सामना हुआ, दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और इस मुठभेड़ में पुलिस ने यहां पर दोनों बदमाशों को पकड़ लिया। मथुरा में दबंगों ने फल खाने पर किशोरों को रस्सी से बांधकर बुरी तरह पीटा। बताया जा रहा है कि इन बच्चों ने धार्मिक अनुष्ठान के लिए आए फलों में से कुछ फल खा लिए। इस बात से गुस्साए दबंगों ने दोनों को रस्सी से बांधकर बुरी तरह मारा पीटा। दबंग युवक जब इस वारदात को अंजाम दे रहे थे तभी किसी ने इन्हें बचाने की जहमत वहां पर नहीं उठाई। बाद में किशोर के पिता ने 112 पर कॉल किया, तब कहीं जाकर बच्चे दबंगों के कहर से बच पाए। पुलिस ने अब इस मामले में एनसीआर दर्ज कर महज खानापूर्ति पूरी कर दी है। उधर जौनपुर में रास्ते की विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच झड़प हो गई, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी डंडे चले। तस्वीरों में दोनों पक्षों की महिलाएं भी मारपीट करती हुई नजर आ रही हैं। लाइव मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शाहगंज थाना क्षेत्र के बड़ा गांव की वारदात है। देखिए कैसे दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। लाठी डंडों से एक दूसरे पर ये लोग हमला कर रहे हैं। उधर बरेली में बिजली चोरी को लेकर मारपीट हो गई। इसमें दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। बताया जा रहा है कि बिजली के तार में कटिया डालने को लेकर विवाद शुरू हुआ। बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के केसरपुर गांव में ये विवाद कैसे मारपीट में तब्दील हो गया वो भी आप देखिए। कैसे दोनों पक्ष देखिए एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। इस दौरान कई लोग चोटिल भी हुए हैं। कारण यही बताया जा रहा है कि बिजली के तार पर कटिया डालने को लेकर पहले कहासुनी हुई और देखते ही देखते यहाँ पर झड़प होने लगी और लाठी डंडों से ये लोग एक दूसरे को मारने पीटने लगे। उधर अलीगढ़ में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें पुलिस की गोली लगने से एक पशु तस्कर घायल हो गया। अमरौली इलाके में मुठभेड़ हुई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। हालांकि उसके 2 साथी मौके से फरार हो गए। उसके पास से एक अवैध तमंचा और कई जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। और अलीगढ़ के पिसावा थाना क्षेत्र में पुलिस की हत्या के आरोपियों के साथ मुठभेड़ हो गई। इसमें 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में घायल 2 बदमाशों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। ये बदमाश सचिन हत्याकांड में शामिल थे और तभी से फरार चल रहे थे।
और अब खबर शामली से, जहां पर आदर्श मंडी इलाके में पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं बदमाश का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। उसकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें अब कॉम्बिंग कर रही हैं। इधर गाजियाबाद में कार सवार युवकों ने सीएनजी पंप पर मारपीट की है। बताया जा रहा है कि मास्क पहनने के लिए बोलने पर विवाद शुरू हुआ। इस दौरान युवकों ने सेल्समैन के साथ मारपीट की और जब गार्ड बीच बचाव करने पहुंचा तब उसे भी बुरी तरीके से मारा पीटा। ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। मुरादनगर थाना क्षेत्र की घटना है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर 3 लोगों को हिरासत में लिया है। अब तक आपने स्कूल में छात्रों और शिक्षकों को पेन, कॉपी, किताब लेकर आते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम आपको तमंचा लेकर स्कूल आने की तस्वीर दिखाते हैं। हमीरपुर के एक स्कूल में क्लर्क अवैध तमंचा लेकर आता है। स्कूल के बाबू का हाथ में अवैध तमंचा लिए वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाबू खुलेआम तमंचा लहराते हुए किसी को धमकी भी दे रहा है। हाथ में अवैध देसी तमंचा लिए वीडियो वायरल हो चुका है। तमंचे वाला शख्स सरस्वती बाल मंदिर स्कूल में क्लर्क है। कुछ नहीं बोले, ये गाली गलौज कर रहा है हमसे। क्या पता किसने तोड़ी? किसने तोड़ी है? और मुरादाबाद में गालीबाज थानेदार का वीडियो वायरल हो रहा है। थाना अध्यक्ष गजेंद्र त्यागी वीडियो में एक शख्स को गाली देते हुए थप्पड़ मार रहा है। ये वीडियो बिलारी कोतवाली का बताया जा रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद थाना अध्यक्ष गजेंद्र त्यागी के आचरण पर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। यही है ना? रामपुर में आपसी विवाद में 2 पक्षों के बीच फायरिंग हुई। इस फायरिंग में 2 लोग जख्मी हो गए हैं। इलाज के दौरान प्रधान के बेटे की मौत हो गई, जबकि दूसरे पक्ष का एक व्यक्ति घायल हो गया है। इस घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। इसे देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। थाना पटवाई के दलपुरा गांव की वारदात है। जिसमें एक पक्ष में प्रधान पुत्र बिल्लू इंजर्ड हुए और दूसरे पक्ष की तरफ से शरीफ मुल्ला घायल है। बिल्लू प्रधान को उपचार के लिए मुरादाबाद के कासमास अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। उधर प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में रिटायर्ड दरोगा ने 2 भतीजों को गोली मार दी। गोली लगने से एक भतीजे की मौत हो गई, जबकि एक भतीजा घायल हो गया है। डॉक्टरों ने युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसको प्रयागराज रेफर कर दिया। हत्या की वारदात से गांव में तनाव का माहौल है और परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। ये पूरा विवाद कच्चे मकान को लेकर शुरू हुआ था और इसी बात को लेकर चाचा और भतीजे के बीच विवाद हुआ और झगड़ा इतना बढ़ गया कि रिटायर्ड दरोगा राम खिलावन ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से 2 भतीजों को उड़ा दिया। हद तो तब हो गई जब हत्या के बाद आरोपी राम खिलावन फरार नहीं हुआ। वो डाकुओं की तरह बंदूक और गोली लिए घर और आसपास घूमता रहा। फिर किसी तरीके से ग्रामीणों ने उसको पकड़ लिया और हाथ पैर बांधकर उसकी पिटाई भी की। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। भतीजा है, उससे पुराना घर था, उसको बंटवारे को लेकर के आपस में बातचीत हुआ और उसी में इसने आक्रोशित होकर के फायर कर दिया। लाइसेंसी बंदूक उसके पास है और जिससे उसका एक भतीजा संजय मौके पे एक्सपायर कर गया और दूसरा भतीजा घायल हुआ है। हाँ। कानपुर के संजीत अपहरण मर्डर केस मामले में पुलिस के दावों पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। इस घटना के मास्टरमाइंड कहे जा रहे आरोपी ज्ञानेंद्र के पिता और पड़ोसियों ने सनसनीखेज खुलासा किया है। ज्ञानेंद्र के पिता की माने तो उनकी कार काफ़ी दिनों से खराब है और चलते चलते बंद हो जाती है और पुलिस उनके घर से कार को धक्का लगाकर ले गई थी। ये भी बात सामने आ रही है कि घर में संजीत को बंधक बनाया गया था, जिस घर में वहां जंग लगा हुआ ताला मिला है। नहीं, गाड़ी तो बिल्कुल ख़राब कंडीशन में है। अब वो चलने के उसमें नहीं, बहुत ज़्यादा उसमें करता था तो यही ज़्यादा 15-20 किलोमीटर चलने के बाद वो बंद हो जाती है। गाड़ी ख़राब है, अच्छी कंडीशन में नहीं थी। जिसमें ऐसी गाड़ी में अपहरण तो मुझे जिस दिन वो लोग गाड़ी ले गए हैं उस दिन गाड़ी किस तरह से ले गए थे पुलिस वाले? गाड़ी यहाँ से स्टार्ट किए, अंदर बैठ करके वो बर्रा इंस्पेक्टर भी थे खड़े सामने, सरदार जी,
और किसी तरह वो करके इसके बाद जब गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई तो उन्होंने कहा कि फ़ोन किया कि गोविंद नगर इंस्पेक्टर की गाड़ी हवाले करो, गोविंद नगर इंस्पेक्टर की गाड़ी हवाले करो। और इसके बाद नहीं जब हुआ तो धक्का दे करके 4 पुलिस वाले ले गए। कानपुर के बर्रा इलाके में लैब टेक्नीशियन संजीत की हत्या के बाद शव के लिए सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। अब तक कामयाबी मिल नहीं पाई है। आज चौथे दिन पुलिस पांडू नदी में गोताखोरों की मदद से शव को खोज रही है। पुलिस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इन आरोपियों ने पुलिस को बताया था कि अपहरण करने के 5 दिन बाद उन्होंने संजीत की हत्या कर शव को पांडू नदी में फेंक दिया था। गाजियाबाद की साहिबाबाद पुलिस ने छापेमारी कर सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। शालीमार गार्डन के विक्रम एन्क्लेव इलाके में यह छापेमारी हुई। पुलिस के मुताबिक महिला अपने घर में सेक्स रैकेट चला रही थी। रिहायशी इलाके में चल रहे सेक्स रैकेट की सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने छापेमारी कर मौके से 7 युवक और 8 युवतियों को गिरफ्तार किया है। सूचना प्राप्त हुई थी कि वहां पर एक घर में अनैतिक देह व्यापार का कार्य चल रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीमों द्वारा एक रेड डाली गई। मौके पर 8 महिलाएं व 7 पुरुष गिरफ्तार किए गए हैं। सभी लोग वहां पर अनैतिक देह व्यापार के अपराध में लिप्त थे। उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा खबरों का शतक। कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। ना जाना कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर।
आपने अक्सर सुना होगा कि पत्नी को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा है, लेकिन कभी लड़कों के धर्म परिवर्तन की बात आपने सुनी है क्या? न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश ऐसा ही कारनामा करने वाली महिला के बारे में आपको बता रहा है। पति का आरोप है कि उनकी पत्नी धर्म परिवर्तन का दबाव बना रही है, क्योंकि पत्नी पहले ही धर्म परिवर्तन कर क्रिश्चियन बन चुकी है। ऐसे में पति को भी पत्नी अब मजबूर कर रही है। इस मामले को लेकर पति ने महिला के खिलाफ पारा थाने में FIR दर्ज करवाई है। इस मामले में पुलिस क्या करेगी ये तो बाद में साफ हो पाएगा, लेकिन न्यूज़ 18 उस लड़के तक पहुंच गया है जिस लड़के पर पत्नी धर्म परिवर्तन का दबाव बना रही है। और इस वक्त वो सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि अपनी कहानी आप खुद ही इस वक्त न्यूज़ 18 पर बताएं कि आपकी पत्नी आपके ऊपर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव क्यों बना रही है, और आपने पुलिस में शिकायत की तो अब तक क्या हुआ? शैलेश, आपको आवाज मिल पा रही है? शैलेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इनका ये आरोप है कि इनकी पत्नी इनके ऊपर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रही हैं। वो पहले ही अपना धर्म परिवर्तन कर चुकी हैं, वो क्रिश्चियन बन चुकी हैं, और अब वो शैलेश के ऊपर इस बात को लेकर दबाव बना रही हैं कि शैलेश भी धर्म परिवर्तन कर लें। लेकिन शैलेश की तरफ से पारा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है पुलिस के पास कि उनकी पत्नी उनके ऊपर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रही हैं, जबकि वो इस बात के लिए तैयार नहीं है। भगवान की मूर्तियों को तोड़ती हैं उनकी पत्नी, ये भी आरोप लगाया है शैलेश ने। पत्नी ने पति के खिलाफ, शैलेश से हमारा संपर्क हो चुका है। शैलेश, क्या कहानी है अपनी? हम चाहते हैं कि न्यूज़ 18 पर आप अपनी जुबानी जो अपनी कहानी है उसको बताएं। भैया, मैंने 2010 में इनसे लव मैरिज शादी किया था, ठीक है। उसके 2-3 साल बाद इनके विचारों में ऐसा परिवर्तन हुआ कि कई क्रिश्चियनों के संपर्क में आईं और फिर पूर्ण रूप से ये क्रिश्चियन हो गई। उसके बाद जो है 2-3 साल बाद से ये हमारा इनका मतभेद होने लगा। ये मुझसे कहती थी आप भी क्रिश्चियन बन जाओ, तो मैं क्रिश्चियन भैया नहीं बनूंगा। और उसके बाद जो है इतना ज़्यादा ये मुझे प्रताड़ित करने लगी, फोर्स करने लगी कि नहीं क्रिश्चियन आपको भी बनना पड़ेगा, हम भी क्रिश्चियन हो गए हैं। मैंने ये बात नहीं स्वीकार की, घर में लड़ाइयाँ झगड़ा खूब होने लगे। मैंने 2 मई को इंस्पेक्टर साहब से अपनी सारी कहानी और सारे एविडेंस के साथ मैं जो है इंस्पेक्टर साहब को दिखाया। वहाँ पे एक हमारी चौकी में जे सिंह दरोगा हैं, उन्होंने विवेचना की। सारी एविडेंस जो भी रिकॉर्डिंग थी, जो भी प्रमाण था, मैंने उनको दिखाया। वो कहने लगे भाई पत्नी जो कह रही वही आप कर लीजिए, ठीक है। और मैं तब से लगातार कह रहा हूँ कि मेरी FIR इंस्पेक्टर साहब लिख लीजिए। और जब ये नहीं लिखे तो मैं 7 तारीख को पारिवारिक न्यायालय में अपना मुकदमा दर्ज कराए सारी एविडेंस दिखा करके। उसके बाद जो है जैसे इनको 23 तारीख को नोटिस मिलती, 24 तारीख को इंस्पेक्टर साहब मेरे ही खिलाफ एक झूठा मुकदमा लिख लेते हैं, जिसके मेरे पास पूर्ण सबूत हैं कि उस समय मैं घर पे ही नहीं था। ये मतलब हमारे साथ इतनी ज्यादती की जा रही कि झूठे मुकदमे लिख जा रहे हैं लगातार धर्म के लिए परिवर्तन करने के लिए, कि हमारे पास पत्नी तो फोर्स कर ही रही, लेकिन पुलिस आप लोगों ये कह रहे हैं कि जब आप थाने गए तो पुलिस ने आपकी शिकायत नहीं सुनी, उल्टा ये कह दिया कि आपकी पत्नी जो कह रही है आप कर लीजिए, मतलब आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए, और उसके बाद अब आपके खिलाफ FIR लिख ली गई है, आप ये कह रहे हैं? समझाने कोशिश की गई कि मुझे समझाने कोशिश की गई कि आप शांत रहिए, अपने घर में रहिए, जो पत्नी कहें वो आप करिए। भैया मैं क्यों परिवर्तन करूंगा अपना? और इसके अलावा जो है जब मैं पारिवारिक न्यायालय में जाता हूँ उसके बाद ये मेरे खिलाफ FIR लिख लेते हैं। मेरी 2 मई से निवेदन इनके पास है कि आप मेरी FIR दर्ज कर लीजिए। मेरी FIR नहीं है दर्ज कर रहे हैं, जबकि कई बार मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया। मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि ये मुझे फोर्स कर रही है कि आप धर्म परिवर्तन अपना कर लो। मैं क्यों कर लूँ भैया बताइए? ठीक है, आपके खिलाफ जो FIR लिखी गई है उसमें किन बातों का जिक्र किया गया? आपके ऊपर क्या आरोप लगाए गए हैं उसमें? ये हमें लगाए हैं कि ज्वेलरी मारपीट के ले गई हैं। और भैया उसके बाद जो है मेरे पास रिकॉर्डिंग है, 22 तारीख सुबह 8 बजे की ये घटना दिखा रही हैं और 23 तारीख तक मुझसे बिल्कुल नॉर्मल बात हुई। मेरे पास इनकी 10-15 रिकॉर्डिंग है जो बिल्कुल नॉर्मल बात हो रही 23 तारीख तक। शैलेश, आपकी पत्नी से कैसे तो कैसे मैं मान लूं कि 22 तारीख को मैंने आपके ऊपर दबाव बनाने लगी, और क्या कारण रहा कि उन्होंने पहले अपना धर्म परिवर्तन किया और वो चाहती हैं कि आप भी क्रिश्चियन बन जाएं? ऐसा क्यों चाहती हैं?
नहीं, बच्चे की तबीयत खराब होने की वजह से इन लोगों के संपर्क में आई थी, तब से वो लोगों ने उनका ऐसा ब्रेन वॉश किया कि उनको उसमें श्रद्धा हुई। ठीक है, मैं कभी नहीं रोकता था, ये खुद जाएं अपना धर्म परिवर्तन कराएं, वो खुद उसमें इन्वॉल्व रहें, हमसे कोई मतलब, लेकिन मुझे फोर्स ना करें ना कि आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए। और जब मैंने पारिवारिक न्यायालय में डाल दिया, फिर पुलिस को क्या इंटरेस्ट है हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा लिखने का भैया। तो पारिवारिक न्यायालय से क्या हुआ, वहां से किसी प्रकार की कोई राहत मिली क्या आपको? मैं चाह रहा हूं कि मेरा भी मुकदमा लिखा जाए। जी सर। जब आप पारिवारिक न्यायालय में गए तो वहां क्या हुआ? मैं कह रहा हूं सर, मेरा भी वहां पे मेरी एफआईआर दर्ज हुई 13 तारीख को, वहां पर हमारे मतलब डेट लगी हुई है। अच्छा, तो आपकी एफआईआर पर अभी तक पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया? जी, कोई संज्ञान नहीं लिया। 2 मई से मैं निरंतर कई बार इंस्पेक्टर साहब के पास गया हूं, दरोगा जे सिंह से मेरी हमेशा बातचीत होती है। कभी भी मेरे पे कोई विचार नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यही है कि आप अपने घर में लड़िए मत, आराम से आप अपने घर में जो पत्नी कहे वो करिए। तो आपने दरोगा जे सिंह से ये कहा कि आपकी पत्नी आपके ऊपर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रही है, मामला हमारी भी मजबूर कर रही है कि आप अपना धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियन बन जाएं? भैया मैंने कहा सिर्फ कहा ही नहीं, इसके एविडेंस भी मैंने दिखाई। मैंने दरोगा जे सिंह से ये कहा कि मेरे घर में एक भगवान की तस्वीर लगवा दीजिए, मुझे ये क्या करती नहीं मतलब है, ठीक है, लेकिन मुझे पूजा करने के लिए एक तस्वीर तो लगवा दीजिए। जिस पे उन्होंने जब दबाव बनाया तो एक बार ये मेरी पत्नी हाँ भी की, लेकिन फिर भी मेरे घर में नहीं लगी। ये बात मैंने उनसे दोबारा बताई कि आप हाँ कराए थे लेकिन तस्वीर नहीं लगी, कोई विचार विमर्श नहीं। तो दरोगा आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, सुनना ही नहीं। आप बड़े अधिकारियों के पास गए, आप एसपी के पास गए, एएसपी के पास गए, ये कहने के लिए कि देखिए मैं थाने जा रहा हूं, उल्टा मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मैं एसएसपी को डायरेक्ट मेल पे मैंने मैसेज दिया, डीजीपी को मेल पे मैसेज दिया, ठीक है, लेकिन दरोगा जी बीच में मध्यस्थता कर रहे थे। इस वजह से फिर मैंने सोचा कि मेरे दर्ज होना नहीं, इसलिए मैं कोर्ट का इंतज़ार किया। कोर्ट में जब मैंने अपनी मुकदमा सारे एविडेंस के साथ दर्ज करा दिया, उसकी नोटिस आती, नोटिस के अगले दिन मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा लिख जाता है थाने से। ठीक है शैलेश, हमने आपका पक्ष जान लिया। आपकी पत्नी का पक्ष क्या है वो जानने के लिए भी हमने प्रयास किया, हम उनको फोन कर रहे हैं लेकिन फोन पर बात नहीं हो पा रही है, फोन नहीं उठा रही हैं। इस वक्त वो कहाँ हैं और आप कहाँ हैं? क्या आप लोग अलग अलग रह रहे हैं? जी, मैं बस 23 तारीख से ही अलग रह रहा हूँ। कहाँ है आपकी पत्नी, कहाँ है? जब से हमारे ऊपर एफआईआर हुआ वो हैं घर पे, वो भी हैं। आप अपने घर से अलग रह रहे हैं? जी। परिवार में और कौन कौन लोग हैं शैलेश? परिवार में केवल हम ही लोग हैं, बच्चे हैं, हम हैं, पत्नी हैं। पत्नी के घर वालों से कोई बातचीत हुई आपकी? आपने वहां पर अगर ये बात रखी हो कि इन्होंने खुद भी धर्म परिवर्तन कर लिया है और मेरे ऊपर भी दबाव बना रही है, मतलब घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, क्या उन तक भी मामला पहुंचा? आपने उनसे भी डिस्कस किया? आवाज नहीं आ रही भैया। ठीक है शैलेश, आपकी बात आ गई है और हम उम्मीद करेंगे कि इस वक्त बड़े अधिकारी भी सुन रहे होंगे। जो कुछ भी इसमें कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाएगी और आपकी तरफ से जो एफआईआर लिखाई गई है उसका भी संज्ञान लिया जाएगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात न्यूज़ 18 के माध्यम से पहुंचाने के लिए। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।